नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली तो आपको सब पता है, लेकिन अभी अपन लोगों को इन चीज़ के ऊपर इतना फोकस करना क्योंकि इसमें से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और मोर ओवर ये आपको मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का भी पूछा जा सकेगा। लेकिन इसमें क्या है, हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ है और वो कॉन्सेप्शनली या रीजनिंग टाइप में आप में आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो बी केयरफुल कि इसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुने और बात को समझें। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिंपल एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन का हमें पता चला था, किसके बीच में, दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में। फिर हम लोगों ने इन इलेक्ट्रिक फील्ड को किस रूप में देखा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इमेजिनरी लाइंस के रूप में देखा था, जो कि पॉजिटिव से इमर्ज आउट होती हैं और नेगेटिव पर ये आके टर्मिनेट होती हैं या उसमें कन्वर्ज कर जाती हैं, और यही कारण बनता है कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इन्हीं की प्रॉपर्टी को आपको एक एक करके बहुत अच्छे से सीखना है और ये बहुत बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, दैट इज these are imaginary state or curved lines or path along which a positive test charge is supposed to move when free to do so in an electric field। ठीक है। तो जैसे अपन इस चीज को जो है वो सीख चुके थे दोस्तों। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया था पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बगल में कहीं भी, जैसे अपन ने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया था। अब आपको पता है कि ये चार्ज इसको धक्का मारेगा और वो धक्का जो है वो एक फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है। तो जिस फोर्स के कारण ये चार्ज अपनी ट्रजेक्टरी ऐसे कर लेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि इस चार्ज का जो फोर्स है वो इस तरह से इस चार्ज के ऊपर लगा। तो इस तरह से ये इमेजिन कर लिया जाता है कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स है किसके ऊपर, क्यू नोड चार्ज के ऊपर, किसके द्वारा, मेन चार्ज के द्वारा। तो इसी का नाम पड़ गया था इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये ही कहानी यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो है क्या हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व्ड पाथ हो सकती है। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन अपन ले रहे हैं। कर्व्ड क्यों होगा, और स्ट्रेट तो आपको पता है कि सिंगल चार्ज होगा तो वो स्ट्रेट पाथ में ही क्यों नोड जाएगा। यहाँ रखोगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई दूसरा चार्ज है नहीं। ठीक है। अब आगे, तो इसका मतलब इसमें दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि ये इमेजिनरी हैं, क्या है, स्ट्रेट और कर्व लाइंस हैं, और जो कैसे वो ट्रेस होती हैं वो हम ट्रेस कर पाते हैं किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज को किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में छोड़ने पर जैसे जैसे वो अपना पाथ फॉलो करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इस पाथ से जा रहा है, मतलब फोर्स भी इसी तरह से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास रात का टाइम है और आगे एक नदी है और यू आर नॉट एबल टू सी द वाटर करंट वेयर इट इज मूविंग एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, आप उस नदी में कोई ऐसी चीज फेंकोगे कि जिससे उस वस्तु की मूवमेंट से पता चल सकता है कि पानी किस तरफ बह रहा है। तो वही है कि हम इन लाइंस को देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन चार्ज जो उसमें फेंका गया है उसके बहने से, उसकी मूवमेंट से पता लगा लेते हैं कि इसी तरह से ये फील्ड काम कर रही है। तो अब वो काम करने के तरीके के अनुसार जी जो है इसको अपन स्ट्रेट और कर्व्ड लेते हैं। सो बी वेरी केयरफुल बच्चों। ठीक है। और फिर हम एक पॉइंट को पहले ही कर चुके थे दोस्तों कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है या कोई टेस्ट चार्ज जो है मेन फील्ड में जो है अपनी ट्राजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, तो किसी एक जगह पे हम खड़े होके पता कर सकते हैं कि हमें कितनी फोर्स लग रही है। तो उसी को अपन ने बोला था कि किसी बिंदु पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है तो वो कितना होता है, वो होती है उस बिंदु पे लगी फोर्स पर यूनिट चार्ज जो आपने वहां पे होल्ड करके रखा है। इसलिए हम उस जगह पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं, दैट इज अलोंग द टेंजेंट। धक्का जिस तरफ को लगेगा इस बिंदु पे वो टेंजेंट होगा। ठीक है ना। तो टेंजेंट, तो इसका मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपके पास लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन हुई तो टेंजेंट कैसे आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। ठीक है ना। मतलब जस्ट इसको ओवरलैप करेगा। तो दिस इज द थीम कि हम किसी भी बिंदु पे उस
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालते हैं दोस्तों, बाई ड्रॉइंग अ टेंजेंट ओवर दैट पॉइंट इज गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी हम कर चुके थे, आज भी अपने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूस। ये कैसी होती हैं, डिसकंटिन्यूस होती हैं। अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों कि डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कि ये दोस्तों दो बातें इसमें की जा सकती हैं। कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है एक क्या है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते चलेंगे तो ये बाहर को भगाएगा उसको, और इसके थोड़ा सा दूर इसको रखेंगे तो ये अंदर को खींचेगा। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये भी पता है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि सदा के लिए चले रहना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि कोई भी चार्ज है उसका फील्ड एक समय तक जो है वो रहता है, उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस जीरो हो जाता है। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या दोस्तों, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अपन एक समय एक हाइट पे अर्थ की पहुंच ही जाते हैं जहां पे हम हमें अर्थ के अट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। तो उस बिंदु को अपन अर्थ के हिसाब से क्या मानते हैं दोस्तों, इन्फिनिटी मीन्स देयर इज नो अट्रैक्शन और नो अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट। तो वही चीज है कि अपन उसको कंटिन्यूटी कैसे मानते हैं, अर्थ पूरे यूनिवर्स को तो गवर्न नहीं कर पाएगी, इसलिए वो भी क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या मानी जा सकती है, ये भी एक लिमिट के बाद खत्म होती है। उसी तरह से चार्ज का जो है वो भी क्या है, जो फील्ड है, फील्ड लाइंस क्या है, डिसकंटिन्यूस मानी जाती है, क्योंकि बाद में जाके ये क्या हो जाती है, एटीन्यूट हो जाती हैं। और इसका एक और लॉजिक है, वो जरा थोड़ी देर बाद एक और पॉइंट में क्लियर होगा कि डिसकंटिन्यूटी का और मतलब क्या है। ठीक है, तो दिस इज यू कैन ड्रॉ द लाइंस। अब आता है अगला दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्रॉस की जगह पे हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं दोस्तों, और वो है इंटरसेक्ट। क्या है, इंटरसेक्ट। तो कि क्या बोला गया है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इसमें बहुत बड़ा जबरदस्त लॉजिक छुपा हुआ है। और ये वाला केस जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाई द टू लाइंस ऑफ या टू इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसमें एक लॉजिक लगता है दोस्तों, वो ये है कि सपोज करिएगा कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उस वो कैसे भी करके इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस बना रहा है। अब सपोज करिए कि उसकी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपने ऐसे इमेजिन करी, एक यहाँ से निकली और एक यहाँ से निकली, और उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आप लॉजिक क्या लगाएंगे, आपका लॉजिक ये रहेगा कि अगर हम इस चार्ज की बात करते हैं तो हमारा जो ये वाली फील्ड है, तो इस चार्ज की फील्ड इस बिंदु पे इस फील्ड के कारण कैसे आएगी, अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज ई वेक्टर। और अगर इस लाइन ये भी इसी की है तो इसके अलोंग क्या हो जाएगी, ये इस दिशा में हो जाएगी। मीन्स ट्राइंग द टेंजेंट ओवर दिस पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू टेंजेंट, देयर वुड बी टू टेंजेंट। तो इसका मतलब हो गया कि एक चार्ज की एक बिंदु पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील होगी, दो तरह को डायरेक्शन लगेगी, दो तरह को फोर्स लगेगी, जो कि गलत है, एब्सर्ड है। क्या वर्ड यूज करेंगे, एब्सर्ड, ABSURD। ठीक है ना, तो ये अब्सर्ड है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वन बॉडी इज पुशिंग और पुलिंग एन अदर चार्ज इन टू डायरेक्शंस, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये हो ही नहीं पाता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है बाई टेकिंग द लॉजिक ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिविंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो सीधी भाषा में अपन ऐसा बोल सकते हैं, व्हाई the two electric line of forces are not intersecting, because if they do so, then at the point of intersection there would be two direction of electric field of a single point, which is not possible। ये नहीं हो सकता, because logically हमें मालूम है कि अगर आप दो लाइंस यूज कर रहे हैं तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और दो टेंजेंट दो डायरेक्शन बता देंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक ही आदमी दो जगह पे मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई द लॉजिकली वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 दोस्तों। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन सी है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और ये उस पॉइंट को भी क्लियर करेगी जो अपन ने कौन से पहले पॉइंट पे सीखा था। देखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन और टर्मिनेट, ये वर्ड जो है बहुत अच्छा है, टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, अभी तो हमने पहले सिर्फ सिंगल सिंगल पकड़ा था दोस्तों, ये सिर्फ सिंगल सिंगल है। अब हमने क्या कर दिया, बिल्कुल पास में दो चार्जेस को रख दिया है, जिसे मैंने उस दिन आपको मैग्नेट बताया था करके। तो ये वही चीज है कि दो चार्ज बॉडी जो कि अपोजिटली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को दूर से खींच सकती हैं। तो खींचने का कारण क्या होगा, ये अपनी रस्सियां रस्सियां मतलब कि जो लाइंस हैं वो इसके ऊपर फेंकेगा और इसको फेंकेगा और इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव चार्ज है उसको ग्रास्प कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, या उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो एक एक क्लस्टर बन रहा है इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ये बीच में जो क्लस्टर दिख रहा है आपको, ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों किसके लिए, एक बड़ा सा तनाव पैदा होगा और ये इसको खींच लेगा या इसको खींच सकता है। जरूरी नहीं है कि ये डिस्प्लेस हो जाए, तो मास पे डिपेंड भी करेगा, लेकिन ये है कि ये इसको खींच रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये चार्ज जो है लाइंस निकाल रहा है, तो ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये चीज है दोस्तों कि ये फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, लेकिन नेगेटिव पे क्या हो रही हैं, ये टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट मतलब यहाँ से ऐसे नहीं हो पाएगा कि नेगेटिव से फिर बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आपने मैग्नेट पढ़ा था तो यहाँ पे ये क्या है, ये एबनॉर्मलिटी है। जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, जो कि अपना टेंथ में पढ़ा था दोस्तों, तो हमें सिखाया गया था, और ये सच है, कि दे मूव आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कम या कन्वर्स इनटू द साउथ पोल। बट वी हैव बीन, या हमें ये नहीं सिखाया गया कि दे टर्मिनेट ओवर साउथ, बट inside they move from south to north. This is the most beautiful concept regarding the magnetic line of force and electric line of force, because since we are going to discuss this magnetic field lines in the chapter number या unit number 3, that is called as a magnetic effects of current, तो वहां पे ये वास्तव तरीके से हमें ये सारी चीजें फिर से सीखनी है। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। Magnetic line of force, you can say, they form a loop, but electric line of force never form a loop. ये loop नहीं बनाती हैं दोस्तों, और ये loop बनाता है बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज पे हमेशा एंड हो जाती हैं और टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती रहती हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या बना दिया दोस्तों, लूप बना दिया। तो कौन सी लूप नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक लाइन। कौन सा लूप बनाती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। बी केयरफुल। हाँ, अगला जो केस है दोस्तों वो कौन सा है, ये शायद हाँ इंक की वजह से हो गया है, कोई नहीं। देखो चौथे को पढ़ेंगे अपन। द लाइन्स पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लाइंस होती हैं, ये जैसे अपन किसी रस्सी को पकड़ते हैं और उसको जोर से ऐसे करके ट्विस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपनी लेंथ पर ही उसमें क्या होता है, बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सोचना है अपने को, कि जैसे हम लोग इसको कहाँ सीख पाते हैं, जैसे अपने को ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, इसकी फील्ड जो है वो ऐसे निकल रही है सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये अब अगली सिचुएशन में हमने क्या किया, इसके सामने एक एक इसके जैसा ही चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, ये आगे निकलेगी भले ही, लेकिन ये इसका क्या है, दुश्मन बोल सकते हो। तो ये एकदम से इसके आगे जाके यूं मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो मुड़ना है, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये तो फिर नेचर के नियम खिलाफ हो गए। मीन्स की पॉजिटिव इज ग्रास्पिंग टेकिंग इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अगर इसकी तरफ भेजेगा तो ये भी आगे जाके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी मुड़ जाएगा। तो ये जो मुड़ना है, इसी को बोला गया है बच्चों की लेंथ वाइज क्या कर जाती हैं, ये ट्विस्ट होती हैं। तो उसी को बोलते हैं कि दे पोजेसेस द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन, लेंथ वाइज वो कंट्रैक्शन शो करती हैं। और आगे अगला जो पॉइंट है बच्चों, दे एक्सर्ट्स लैटरल प्रेशर ऑन वन एनदर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटरल वर्ड। लैटरल वर्ड मतलब होता है बच्चों जो साथ में चलना। जैसे आप जो है अपने जो है दो लोग हैं और ऐसे करके चले हुए, ठीक है, और अगर दोनों अनचार्ज्ड बॉडी हैं तो वो दे आर नॉट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर, सो दे विल डू दैट, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों में क्या है, उन दोनों में मैग्नेट्स लगा दिए जाए या दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिए जाए, तो वो अपने मोशन से चल तो रहे हैं, लेकिन साथ में उनके बीच में एक अट्रैक्शन जो है वो बनी रहती है। ऐसे करके वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो उस मोशन को भी उसको सीखना है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन जब जा रही है, क्योंकि वो फोर्स का ही एक सामान है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जब फोर्स है दो लाइंस के बीच में, तो वो आपस में भी क्या करती हैं, वो आपस में
एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं दोस्तों, एक साइड वाइज प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, तो उसी को बोला गया है दैट इज लैटरल प्रेशर ऑन वन अनदर। प्रेशर डजंट मीन कि यहाँ पे वो अट्रैक्शन फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो रिपल्सन फॉर्मेट में भी हो सकता है, बी केयरफुल। ठीक है, अब आता है 6 पॉइंट बच्चों, द वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस या फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। बच्चों ये इतना दमदार पॉइंट है कि ये अपने को बड़े अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये इसके 3-4 लॉजिक है, मैं आपको सिंपल सा एक सिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू द static charges, like we have this bar, metal bar, and it is charged। तो इसके 3 डायमेंशनली चार्ज बच्चों सब जगह पे है। तो अब हम यहाँ पे स्टैटिक चार्ज का मतलब है कि ये बॉडी के ऊपर चार्ज खड़ा हुआ है। अब यहाँ से जब भी फील्ड दोस्तों निकली है तो इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि ये फील्ड जब भी निकलेगी दोस्तों तो कैसे निकलेगी, कंडक्टर को ऊपर से जब निकलेगी तो कैसे निकलेगी, इट इज मेकिंग ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। ये ठीक है, ये जेई में भी या कंपटीशन में भी पूछा जाता है फिगर प्रॉब्लम में। ठीक है, जैसे वो ऐसे करके एक आड़ा तिरछा फिगर बना देगा दोस्तों, यूं करके ऐसे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बॉडी अगर आड़ी तिरछी है तो ये चार्ज नहीं होगी, इट इज नॉट सो, ये चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो वो ऐसे करके बना देगा, यूं ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में कुछ सही भी ले लेगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें फिर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है ये वाली लाइन सही है, लेकिन ये वाली लाइन क्या आ गई, टेंजेंट। ये वाली लाइन भी क्या आ गई, टेंजेंट। ये वाली लाइन भी क्या आ गई, टेंजेंट। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी या ये मैंने वाला फॉर्मेट लिया दोस्तों, कौन सा, पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव की बात कर लो। तो नेगेटिव में भी क्या है, रूल थोड़ी ना लग होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, जैसे भी आएगी, लेकिन वो जब सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ आ गया? दिस इज द थीम की हमने सबसे पहले ये बात सीखनी थी कि दे आर लीविंग और एंटरिंग द चार्ज्ड सरफेस परपेंडिकुलरली। अब थोड़ा सा ज्ञान इसमें और डालेंगे अपन कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ इस बड़े से कॉन्सेप्ट से। जैसे मान लो आपने 10th में भी पढ़ा था कि वी हैव अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गई, ये नेगेटिव आ गई। ठीक है, ये और आपको सिखाया जाता था कि द कन्वेंशनल करंट इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन साथ में आपको ये भी सिखा दिया जाता था कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द मेटल्स। ठीक है ना, मेटल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन बुक्स में यही लिखा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन ये मिथ है दोस्तों, मेटल में कोई भी चीज जो है पॉजिटिव चार्ज जो वो मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो फिर एरो क्यों लगाया? फिर वी आर सेइंग द करंट इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, व्हाट काइंड ऑफ करंट इट इज। दोस्तों अब आप 12th में आ गए हैं और आपका ये जानना अब जरूरी है। तो ये जो दोस्तों कन्वेंशनल करंट है, इसी का नाम अब जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कहां से, पॉजिटिव सेल के टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ किस तरह से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। क्योंकि एक्चुअली में दिस इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए तो स्विच ऑन करते ही आपका जो है बल्ब जलता है। हालांकि आपको इलेक्ट्रॉन की अगर आप ड्रिफ्ट देखेंगे तो वो इतनी कम है कि ऐसा लगेगा कि ये चलेगा ही नहीं, तो बल्ब को तो कितने घंटों के बाद जलना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो विद इन स्पीड ऑफ लाइट से दोनों टर्मिनल तक पहुंचती है, छा जाती है इसके ऊपर और फिर इलेक्ट्रॉन को चलाने शुरू कर देती है। तो दोस्तों वहां पे हम ये देख सकते हैं कि अब अपने को पता है कि कन्वेंशनल करंट कोई और नहीं है। अब अपन 12th में है, कन्वेंशनल करंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों, याद रखें। ठीक है ना, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टेंजेंशियल ऑन द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन जो है वो टेंजेंशियल हो गई तो विच लेट द चार्ज टू मूव इनसाइड द मटेरियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो गई दोस्तों, टेंजेंशियल हो गई, तो उसमें फिर करंट बन जाना चाहिए और करंट बहना चाहिए। ठीक है ना, तो अब ये चीज आपको लॉजिकली क्लियर है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल इसलिए क्योंकि बैटरी लगाई है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही है। ठीक है,
लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ले सकते हैं? मान लो कि हमने क्या किया, गलत चीज मान ली। कि गलत चीज क्या मान ली कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो स्टैटिक रूप से हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, सिर्फ चार्ज करके छोड़ दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर आप इसमें ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ऐसे करके फ्लो करना शुरू कर दे या ऐसे शो करना शुरू कर दे, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस बार में फिर क्या करना शुरू कर देगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और आपने कहीं नहीं देखा है कि सिर्फ चार्ज बॉडी हो और उसके अंदर करंट बहना शुरू कर दे। तो इसका तो मतलब कि हम लोग फिर जनरेटर्स वगैरह इसका कुछ यूज ही नहीं करेंगे, बल्कि हम तो वस्तु को चार्ज कर लेंगे और अपने आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहना शुरू कर देता है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं करने के लिए आपका पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा जा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ चार्ज बाहर खड़ा रहता है और देर इज नो electric field which is found tangential over the surface. If it would be, then which let the electron to move from one end to other end, and this is means the current is flowing through the wire. And this is not possible. It is only possible when we have some potential source, EMF source, which let the electric line of force move tangential over the wire and which let the current move from the low potential to high potential. बी केयरफुल, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको जाके बच्चों फिर एक और तरीका है मैथ्स का, वो हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसको मैथ्स की शक्ल में भी प्रूव कर देंगे कि वाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, बट इट इज क्वाइट एनफ दैट इज द राइट कॉन्सेप्ट वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा चलेंगे अब आगे। तो इसलिए हमने ये बात कर ली है। अब आप ध्यान रखें कि कभी भी चार्ज जो है बॉडी है, तो उसको जब इलेक्ट्रिक लाइन उसको छोड़ती हैं या उसको अपनाती हैं तो वो कैसे जाती हैं? परपेंडिकुलर, चाहे नेगेटिव इनवर्ड होगा, पॉजिटिव आउटवर्ड होगा, लेकिन जो डायग्राम है उसमें ये 90 डिग्री पे ही शो करेंगे। ठीक है ना? तो मैं नहीं है तो आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के बताता हूँ बच्चों। ये देखो, मान लो ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है ना, ये 3D में, और ये सब कॉम्पिटिशन वगैरह में यूज होती है कॉन्सेप्ट जो है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव आ गया। अब आपको फील्ड लाइन शो करनी है, तो बी केयरफुल कि कैसे क्या होगा। देखो, यहाँ से ये फील्ड चलेगी, निकलेगी कैसे? नॉर्मली, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव चार्ज है, ये धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करेगी और फिर जब इस पर पहुंचेगी, फिर से जब एंट्री मारेगी तो कैसे हो जाएगी दोस्तों? परपेंडिकुलर। यहाँ से चलेगी, फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर, जाएगी भी परपेंडिकुलर, और जब एंट्री मारेगी तो भी परपेंडिकुलर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट की लीव द सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, राइट। ठीक है, अब आगे 7th पॉइंट था, नो लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर, दे डू नॉट क्रॉस कंडक्टर। इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल कि जिसकी वजह से इनका जो अस्तित्व हो रहा है चार्ज बॉडी की तरह से, तो वो कंडक्टर को क्रॉस नहीं करती हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तो इसको अपन सीखेंगे कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक पीस है मेटल का दोस्तों, और हमने क्या किया? हमने यहां से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो ले ली। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिए कि ये बंदा जो है कोई और नहीं है, ये कंडक्टर है। व्हाट द कंडक्टर यू मेंट फॉर, है ना? कंडक्टर क्या है? कंडक्टर मींस इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज हैविंग एम्पल ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ द फ्री चार्जेस which are always available for the conduction. We want to understand कि भाई ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस को प्रोजेक्ट करने पर क्या ये इसको भेद के निकल जाएंगी या नहीं निकलेंगी? नहीं निकलेंगी तो क्यों नहीं निकलेंगी? ठीक है, यही चीज हमारा प्रश्न है। तो ध्यान से देखें, इसको बड़े सिंपल तरीके से अपन सीख सकते हैं। मेटल के ऊपर आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे ही ये आपके मेटल के सरफेस के बगल में पहुंचेगी, मेटल में प्रचुर मात्रा में क्या है दोस्तों? इसमें प्रचुर मात्रा में क्या है? मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये आप ऑब्वियसली कहाँ से ले रहे होंगे? किसी ना किसी चार्ज बॉडी से। अब इस चार्ज बॉडी की वजह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर प्रोजेक्ट होती है, ये मेटल बहुत ही जबरदस्त चीज होती है बच्चों। ये क्या करती है? ये जो है आपके सामने इधर जो है वो एक इक्वल नेगेटिव चार्ज खड़ा कर देती है। क्या हो गया? इंडक्शन प्रोसेस हो गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन के कारण इधर आ जाएंगे, उसका इक्वल पॉजिटिव चार्ज कहाँ खड़ा हो जाएगा? इधर। न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी। अब दोस्तों क्या होगा कि ये चार्ज और ये चार्ज, मेटल इतनी अच्छी होती है कि वो उसको जिस रूप से आप चाहोगे वो चार्ज करने में समर्थ रहोगे। तो अब क्या हो जाएगा
कि ये जो फील्ड आपने बाहर यूज करी थी दोस्तों, तो मेटल ने क्या किया, मेटल ने अपने ऊपर इंडक्शन की वजह से क्या कर दिया, ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसने आपके विपरीत एक फील्ड खड़ी कर देनी है। ठीक है, अब उसकी वजह से जैसे मान लो कि आपके पास ये एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है, अब बाहर वाले को क्या समझ आएगा, वन इज टेक इनवर्ड एंड वन इज आउटवर्ड, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे जो फील्ड कंडक्टर क्या करेगा, जो इसके लिए बनाएगा, वो इस फील्ड के एग्जैक्टली क्या होगी, इक्वल और अपोजिट होगी। इसलिए अंदर एक डक रीजन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करेगी। इसके और भी ढेर सारे मेथड हैं बच्चों जिसमें अपन इसकी बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो धीरे धीरे आगे जाके जब मैथ्स की शक्ल में इसको अपन क्लियर करेंगे कि व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो बट ये है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि when we expose the electric field over the metals, they actually create equal and opposite field for that, so the total effect nullify or become zero. इसलिए always metal have tendency to create zero electric line of forces inside it. बस सरफेस बाहर के ऊपर आ रही है, ठीक है, लेकिन वो अंदर गुजरने क्यों नहीं देंगी, क्योंकि उनमें क्या है कि वो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं, क्या करने से, विपरीत फील्ड बनाने से। तो टोटल इफेक्ट क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। इसीलिए बच्चों यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट अपने सीखा है, इसका एक और नाम है, दैट इज इलेक्ट्रो, फिर स्टैटिक, फिर शील्डिंग। यू माइट हैव हर्ड कि जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि जब थंडरिंग होती है तो यू आर सपोज टू सिट इनसाइड ए मेटालिक केस बॉडी। ठीक है, जैसे आपकी जो कार है वो कैसी है, वो मेटालिक केस है बच्चों। बस कैसी है, मेटल की केस है। तो उसमें बैठने से आप कैसे उससे बच जाते हो, किससे, उससे, किससे, थंडरिंग से। क्योंकि थंडरिंग जो होती है उसमें जो है एक प्लाज्मा बनता है, आपको मालूम है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि 1 लाख वोल्ट तक हो सकता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो, मतलब कि प्लाज्मा की शक्ल में फ्लो करती है, जिसमें आयंस, एनर्जी, ये सब रहता है। और जब वो ये किसी चीज के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो उसको कंडक्शन दे दे दोस्तों, फिर तो वो चीज जल उठती है। आपने पता कि बिजली गिर गई, इतने लोग हैं, हो गए, पेड़ के ऊपर गिरी, वो जल गया, इस तरह से। तो मेटल वाली बॉडी में क्या होता है कि ये है तो चार्ज ही, ठीक है। अभी जैसे मेटल के ऊपर आता है तो मेटल क्या करती है, बाहर चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन अंदर जो है वो फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो उसके बराबर एक फील्ड जो है वो क्रिएट कर देगी। और आप अंदर बैठे होंगे तो आपको जो है वो क्या नहीं होगा, कोई भी इसका हैजर्ड नहीं फील होगा। तो आप कार में सेफ होते हैं बच्चों, बशर्ते कि अगर आपने अपना एक पैर जो है बाहर निकाल दिया और उसको जमीन पे रखा हुआ है और फिर आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो आपको परमात्मा के दर्शन होना पक्का है। क्योंकि अब आपने बॉडी को क्या कर दिया, आपकी बॉडी कंडक्टर होती है और आपके थ्रू चार्ज जो है वो धरती में जाएगा और वो सारा करंट जो है आपकी बॉडी से बह जाएगा। और यू नो व्हाट विल बी द हैजर्ड ऑफ दैट। इसीलिए आप अंदर सेफ हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बॉडी जो है किसी तरह से जो है धरती को टच कर रही होगी, टायर क्या है, टायर उसके इंसुलेटर्स हैं। इसलिए मेटल के अंदर आप सेफ होते हैं जब आपको इलेक्ट्रो मतलब जो है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर या उस मेटल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है तो आप उससे सेफ रहते हो, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि electrostatic shielding means electric field inside the metal is zero, or simply there is no field lines which can move inside the metal. So be very careful कि जो हमने सीखा है ये आपसे अलग से रीजनिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। Now the 8th point is closer lines showing strong electric field and vice versa। कि ऑब्वियस है कि जिसकी फील्ड, जैसे चार्ज के ऊपर जो है दोस्तों, चार्ज जितना घना होगा, ये देखिए घना होगा, तो फील्ड लाइन भी क्या होंगी, घनी होंगी, ठीक है। चार्ज अगर रेयर होगा, मतलब काफी दूर दूर होगा, तो फील्ड लाइन भी क्या होंगी, दूर दूर होंगी। गेटिंग? इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, ऑब्वियसली दे आर क्रिएटेड बाय अ डेंस चार्ज्ड बॉडी या डेंस चार्ज के ऊपर होता है। इसलिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो जैसे बोलते हैं कि एक रस्सी से खींचना और उसी जगह पे 10 रस्सी लगा दी जाए, 10 लोग खींचने लग जाएं, तो ऑब्वियसली काम ज्यादा ही होगा ना। इसलिए ये जो क्लोजर लाइंस होती हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अपनी दूर दूर इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है, ये कौन सी होती है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ओवर इट। तो अब आपने एक और चीज मेरी तरफ से नोट में डाल देनी है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख ले, ठीक है ना, अच्छे से, है ना, जो मैंने बताए हैं
आप बनाएं इसको, ये जो रेयर फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो कैसे दिखाना है, तो ये अच्छे से आपको करना है दोस्तों। समझ आ गया सबको? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक साथ में इसके जो है वो अपन एक और बात सीख लेंगे नोट टाइप में, वो आप बना लीजिएगा इसको, कि अगर हमारी फील्ड लाइंस पैरेलल है दोस्तों, ठीक है, तो इस वाली फील्ड में जो गैप है फील्ड लाइंस का वो कांस्टेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें हर जगह पे कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए उसको फोर्स बराबर लगेगी, क्योंकि लाइन के बीच में गैप बिल्कुल एक जैसा है, सब जगह एक जैसा है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी एक प्लस चार्ज की बात करेंगे और आपसे कोई पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज या व्हाट काइंड ऑफ फील्ड द पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूसिंग, माय डियर इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी लाइंस को लेके है। लेकिन अब इसको देखो, है ना, हमें लगता है कि ये भी यूनिफॉर्म बना रहा होगा, लेकिन बी केयरफुल, यूनिफॉर्म नहीं होती है। कैसे, ये देखो, अभी इसके गैप को देखो, ये इतना है, अब देखो ये क्या हो गया, ये डाइवर्स होता जा रहा है। तो जो गैप पहले कम था तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगी, ये गैप ज्यादा हो गया तो ये अब फोर्स वीक महसूस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, याद रखिएगा, जिंदगी में नोट रखना है इसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको जो है वो ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, दोनों पॉइंट। और जो है अपना ये हो जाएगा कि ये इस तरह से आप बना सकते हो, है ना, जैसे अंदर की तरफ फील्ड आ रही है और नॉन पैरेलल है, तो वो समझ लेना वो कैसे हो गई, कन्वर्जिंग फील्ड, और किस कैटेगरी में आएगी, नॉन यूनिफॉर्म में। उसी तरह से इस चीज को अपन बाहर फेंक सकते हैं इस तरह से, तो ये वाली फील्ड कौन सी हो जाएगी, ये वाली फील्ड हो जाएगी डाइवर्जिंग फील्ड, लेकिन आएगी किस कैटेगरी में, नॉन यूनिफॉर्म में। और जब बिल्कुल पैरेलल फील्ड होगी तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली पैरेलल फील्ड होगी, या इसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। तो बी केयरफुल, इसको बहुत अच्छे से करें आप लोग, एक एक पॉइंट को आप इसको लिखें भी, समझें भी, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आते हैं। एंड यू आर वेलकम फॉर द क्यूरीज। थैंक यू सो मच।